नमस्कार, मैं एमसीली से रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने इस स्केलेटन नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। तो आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं, पिछली क्लासेस में हमने जो बात करी थी वो वाइटल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हमने बताया था आपको। तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जितने भी टेम्परेचर से क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपके लिए सब क्वेश्चंस को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डील कर रहा हूँ, ताकि आपका पूरा टॉपिक भी क्लियर हो जाए और टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन भी सारे क्लियर हो जाएँ, ठीक है? तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, वो मिक्स अप क्वेश्चंस होंगे, मतलब कि टेम्परेचर वाला पोर्शन भी होगा, रेस्पिरेशन वाला पोर्शन भी होगा, उसके अंदर सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएँगी, ठीक है? तो आज का जो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि हाउ मच डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड एक्सिलरी टेम्परेचर। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डिफरेंस कितना होता है, किसके अंदर आपने एक तो ओरल से टेम्परेचर लिया है, एक एक्सिला से टेम्परेचर लिया है। क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल पूछा गया है कि आपको डिफरेंस बताना है किसके अंदर ओरल एंड एक्जिला से। सिंपल सी बात आपने देखी होगी कि आपने एक टेम्परेचर तो लिया ओरल से, एक टेम्परेचर लिया एक्जिला से और एक टेम्परेचर लिया रेक्टल से। तीनों टेम्परेचर आपने लिए। अगर मैं आपसे बात करूं कि एक टेम्परेचर आपने ओरल से लिया, उसका तो आया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसकी वैल्यू कितनी आई बच्चों? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आई। अगर मैं आपको दूसरी बात करता हूं यहाँ पे कि एक्जिला से आपने लिया, उसकी वैल्यू कितनी आई? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आई। आई नहीं आई? और रेक्टल से लिया, उसकी भी डिग्री कितनी आई? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आई। तीनों का सेम वैल्यू आई, ठीक है? आपने एक तरीका पढ़ा हुआ होगा कि जब भी हम एक्जिला से टेम्परेचर मेज़र करते हैं, उसमें हमेशा +1 हम क्या करते हैं? +1 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या करते हैं? ऐड करते हैं। करते हैं या नहीं करते हैं? बिल्कुल सर करते हैं। आपको जैसे ही आपने क्या लिया, आपने क्या किया? आपने एक्जिला से टेम्परेचर लिया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसका आंसर आया, लेकिन आपको क्या करना है? अपनी तरफ से उसके अंदर +1 का ऐड कर देना है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा फ़ॉर्मूला कहता है। हमेशा एक्जिला के अंदर ऐड किया जाता है प्लस डिग्री फ़ारेनहाइट, और रेक्टल के अंदर जब भी आपको ऐड करना सॉरी माइनस करना होता है, किसके अंदर? जब भी आप रेक्टल से टेम्परेचर नापते हो, उसके अंदर आपको -1 डिग्री क्या करना है? फ़ारेनहाइट क्या करना होता है? माइनस करना होता है। आगे बात समझ में कि आपने एक जिला से लिया, उसके अंदर आपने क्या किया? ऐड किया, तो इसका मतलब हो गया 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई एक जिला की? सही वैल्यू क्या हो गई? 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गई। हो गई, नहीं हो गई? बहुत बढ़िया। जब रेक्टल की हम बात करते हैं कि रेक्टल की वैल्यू कितनी हो गई? 98 से, क्योंकि 98 क्यों माना? हमने नॉर्मल टेम्परेचर आया हमारा, हमने जब भी थर्मामीटर का यूज़ किया, रेक्टल के अंदर यूज़ किया, तो रेक्टल को हमने क्या किया वहाँ से, जो हमारी रीडिंग आई टेम्परेचर थर्मामीटर के अंदर वो उतनी आई 98.6 आई। उसमें से हमें क्या करना है? -1 को क्या करना है? माइनस कर देना है। तो -1 जब करोगे तो 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ से क्या आने वाला है? आपका आंसर आ जाएगा। तो इज़ द करेक्ट आंसर। ये कौन-सा हुआ बच्चों? ये हमारा हुआ इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में? ये आपको बात समझ में आई या नहीं आई? ऐसे ही हमें क्या करना होता है? किसी को क्या करना होता है? किसी भी टेम्परेचर को मेज़र करना होता है। जब भी आप एक्जिला से टेम्परेचर लेते हो, ए फॉर एक्जिला एंड ए फॉर ऐड। ऐड का मतलब होता है कि आपको +1 को क्या करना है? ऐड कर देना। ऐड का मतलब होता है जोड़ना। अगली बात समझे? रेक्टल का मतलब क्या होता है? रेक्टल से हमने कोई भी टेम्परेचर को लिया, तो वहाँ से डीप टिश्यूज़ का टेम्परेचर होता है, इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं? उसके अंदर माइनस करते हैं। और एक्जिला जो होता है वो सॉरी सुपरफिशियल बॉडी का टेम्परेचर होता है, इसलिए हम उसमें एक +1 करते हैं। आगे बात समझ में? ये क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है। जब भी आप एक्ज़ेल से टेम्परेचर लेते हो, तो आपने सपोज़ दैट आप किसी वार्ड के अंदर काम कर रहे हो, सीनियर डॉक्टर ने आपको क्या कहा है कि जाओ इस पेशेंट का क्या लेके आओ? टेम्परेचर लेके आओ। तो आपने टेम्परेचर लिया किसी पेशेंट का और उसका टेम्परेचर आया 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर थर्मामीटर के अंदर। लेकिन आपको क्या बताना है? उसको +1 करके बताना है। +1 करके कितना बताओगे? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है सर। कितना है उसका टेम्परेचर? 98.6 डिग्री उसका फ़ारेनहाइट पूरा क्या है? टेम्परेचर है। आगे बात समझ में? क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है? क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कि हाउ मेनी डिफरेंस बिटवीन द ओरल एंड एक्सिलरी टेम्परेचर। आपने एक रीडिंग ली किसकी?
ओरल की, तो ओरल की रीडिंग कितनी आई 98.6 आई, और इसकी कितनी आई, इसकी भी 98.6 आई, लेकिन आपने क्या किया उसके अंदर +1 को ऐड कर दिया। तो इसका कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा आपको, +1 कहाँ देखने को मिलेगा, हमेशा उसके अंदर +1 का क्या होने वाला है, डिफरेंस होने वाला है। तो हम बात करते हैं कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होने वाला है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। देखो 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे नहीं हो सकता, सेल्सियस का मतलब ज़्यादा हो जाएगा, तो सेल्सियस यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। हम यहाँ पे फ़ारेनहाइट की बात कर रहे हैं कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हमेशा ऐड करना होता है। आगे बात 2 डिग्री हम बिल्कुल नहीं करते हैं, और 2 डिग्री सेल्सियस तो हम बिल्कुल नहीं करते हैं। सेल्सियस में तो हम बिल्कुल भी क्या नहीं करते हैं, ऐड नहीं करते हैं। फ़ारेनहाइट में हम कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि एक्सिला और रेक्टल के अंदर कितना होने वाला है डिफरेंस, एक्सिला और जैसे कि सपोज दैट आपने क्या किया, आपने एक तो एक्सिला से रीडिंग ली, एक्सिला टेम्परेचर देखा, और एक आपने देखा रेक्टल टेम्परेचर देखा, ठीक है? दोनों टेम्परेचर आपने देखे, तो आपने यहाँ से तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका थर्मामीटर के अंदर आया, लेकिन आपने +1 करके कितना हो गया ये, आपको +1 करके कितना देखने को मिला बच्चों? ये 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट देखने को मिला। मिला या नहीं मिला? जी सर मिला। अगर मैं आपने रेक्टल से टेम्परेचर लिया, उसका भी 96 पॉइंट डिग्री क्या आया, उसका फ़ारेनहाइट आंसर आया, लेकिन यहाँ पे तो आपको माइनस करना है। माइनस करना है नहीं करना -1 को, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, और इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हुआ, 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस हुआ। हुआ या नहीं हुआ? तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि इनके बीच में, मतलब कि रेक्टल और एक्सिला के बीच में कितना डिफरेंस होता है, तो आपको बता देना है 2 डिग्री का डिफरेंस होता है। लेकिन ओरल और किसके अंदर पूछा जाता है, एक्सिला के अंदर पूछा जाता है, तो आपको क्या क्या बताना है कि +1 डिग्री का क्या होता है, हमेशा 1 डिग्री का क्या होता है, उसके अंदर डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। आगे बात समझ में, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विच फार्मूला इज यूज्ड फॉर कन्वर्ट टू फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। ये बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है किसी भी एग्जाम के लिए। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट क्लास भी ली है कि कैसे कैसे हम फॉर्मूले को चेंज करते हैं। गो एंड वॉच, वहाँ जाके आप देख सकते हो, वहाँ से आपको पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी कैसे कैसे यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया जाता है। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे सिंपल पूछा गया है कि विच फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर कन्वर्ट फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। मतलब कि फ़ारेनहाइट की वैल्यू आपको दी गई होती है एग्जाम के अंदर, तो आपको सेल्सियस की वैल्यू निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है? सेल्सियस की वैल्यू निकालनी होती है। सेल्सियस को निकालने का फॉर्मूला पूछा गया है, मतलब कि सेल्सियस को निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे पूछा गया है। अब सेल्सियस को निकालने का फॉर्मूला पूछा गया है, तो सेल्सियस को ऐड कैसे करोगे? सिंपल सा बात है, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हो यहाँ पे, तो दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे यहाँ पे। दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। मैं आपसे बात करता हूँ कि आपको सेल्सियस को ही ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पे तो सेल्सियस को ऐड करवा रहा है, तो ये वाला और ये वाला आंसर तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे सेल्सियस को ही प्लस कर रहे हैं, लेकिन सेल्सियस को प्लस माइनस नहीं करना हमें। हमें क्या करना है, उसको ज्ञात करना है। तो हमारे पास सेल्सियस की वैल्यू होगी तभी तो हम प्लस माइनस करेंगे। अब हमारे पास वैल्यू ही नहीं होगी, तो हम कहाँ से प्लस को प्लस माइनस करेंगे? नहीं कर सकते ना। तो हमें ये दोनों के दोनों आंसर तो हमारे क्या हो गए, गलत हो गए। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं। दो ऑप्शंस में से कैसे आपको आंसर निकालना है, कि आपको अगर फॉर्मूला याद है, इसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते हो, भेदभाव कुछ नहीं होगा इसके अंदर। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ही आप इसका क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। आगे बात समझ में, तो अब देखेंगे इसके अंदर, देखते हैं थोड़ा सा और कॉमन सेंस लगाते हैं कि आपको सेल्सियस की वैल्यू याद रखनी है, सेल्सियस की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो F-32 होता है। कितना होता है? F-32 होता है इंटू 5/9। क्या होता है बच्चों? 5/9 होता है। अब कैसे होता है, इसकी वैल्यू मैं आपको रख के बताता हूँ, ठीक है? कि आपको क्या दिया गया है, देखेंगे यहाँ पे हमारा जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, वो ए आंसर जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे डी भी एकदम गलत आंसर है। अब देखेंगे, अगर आपको फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी गई है 86, कितनी दी गई है? 86 दी गई है, 88 मान लो। 88 आपको डिग्री फ़ारेनहाइट क्या दी गई है, यहाँ पे दी गई है वैल्यू किसकी, फ़ारेनहाइट की। आपसे कहा गया है कि सी को ज्ञात करना है, सेल्सियस को ज्ञात करना है।
अब सेल्सियस को ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि सी बराबर एफ माइनस 32 इंटू क्या कह रहा है, एफ माइनस 32 इंटू 5/9। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर इसकी वैल्यू को पुट करता हूं तो सी बराबर एफ माइनस 32, एफ की वैल्यू कितनी दी गई है बच्चों, 88 दी गई है। एफ माइनस 32 किया, 5/9 किया। ठीक है, सी बराबर एफ में से 32 गए, मतलब कि 88 में से 32 गए तो कितना बचेगा, लगाएंगे थोड़ा सा कॉमन सेंस, कितना बचेगा यहाँ पे हमारा। चलो f की वैल्यू आप रख लो यहाँ पे 56, यहाँ पे हम 86 रख लेते हैं f की वैल्यू। तो f की वैल्यू हमने 86 रखी, यहाँ पे कितना आंसर बचा हमारा, 54 बचा। कितना बचा, 54 बचा। और 5/9 कितना बचा, यही बचा या नहीं बचा, 5/9 हमने बचाया नहीं बचाया। जब हमने 9 को किसने काटा, 9 छिक्की 54, कितना आया, 9 छिक्की 54, 6 बेर कटा तो 6 इंटू 5 बचा। क्या बचा, 6 इंटू 5 बचा। और 6 पंजे, सी बराबर 6 पंजे 30। तो 30 डिग्री सेल्सियस क्या आ गया, इसका आंसर निकल के आ गया। क्या आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल इजी लगा, लगा या नहीं लगा, बिल्कुल लगा या नहीं लगा बच्चों। आप किसी भी इसके अंदर किसी भी फॉर्मूले के, इस फॉर्मूले के अंदर आपको किसी भी संख्या को, किसी भी पैटर्न को आपको दिया जाए तो आपको पुट करके इसका आंसर निकाल देना है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी प्रोसेस है, और बहुत ही इसका इजी क्या है, मेथड है। आगे बात समझ में। ऐसा ही सेम उल्टा होता है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि आपको सी की वैल्यू दी जाती है, मतलब कि सी बराबर 30 आपको दिया जाता है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, फ़ारेनहाइट को ज्ञात करना है। तो फ़ारेनहाइट का ज्ञात करने का तरीका होता है सी प्लस 32। कितना होता है, सी प्लस 32 होता है अपॉन 9/5। कितना होता है, सी प्लस 32 9/5 क्या होता है, देखेंगे फॉर्मूला। ये सेल्सियस को ज्ञात करने का होता है, सी प्लस 32 इंटू 9/5, ये सेल्सियस को ज्ञात करने का तरीका है। यही क्या है हमारा, सेल्सियस को ज्ञात करने का तरीका है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर फ़ारेनहाइट को चेंज करवा रहा है, किसके अंदर, सेल्सियस के अंदर। तो उसका आंसर क्या जाने वाला है, ए आंसर जाने वाला है। क्या आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई। मैंने आपको दोनों बातों के अंदर बता दिया है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे देखे जाते हैं। आगे बात समझ में, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत बढ़िया। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ टेकिंग टेम्परेचर इज, कि सबसे कॉमन मेथड कौन सा होता है टेम्परेचर को लेने का। सबसे कॉमन इन द सेंस कि कोई काम ही नहीं करना उसके अंदर, की मोस्ट कॉमन है, तुरंत इसका टेम्परेचर आ जाएगा, हमें कुछ नहीं करना, ज्यादा एफर्ट्स हमें नहीं लगाने। तो रेक्टल तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था, रेक्टल तो क्या होता है, मोस्ट रिलायबल मेथड होता है। मोस्ट रिलायबल मेथड होता है। एक्सिलरी जो होता है वो मोस्ट कन्वीनियंट मेथड होता है, मोस्ट कन्वीनियंट मेथड होता है, या फिर मोस्ट सेफेस्ट मेथड होता है, कि इसके अंदर तो कोई खतरा नहीं। आगे बात समझ में। अगर ओरल की बात करें तो ओरल क्या होता है, ओरल होता है भैया मोस्ट कॉमन मेथड। मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन की तरफ भी बताया था, जब मैंने आपको कल की क्लास में ये भी बताया था कि मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा होता है, कि ओरल टेम्परेचर होता है नहीं होता। अब भैया इसकी बात करते हैं कि पल्मोनरी जो आर्टरी होती है वो गोल्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, वो क्या होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। कि यहाँ से तो एकदम करेक्ट ही आने वाला है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, क्या आपको ये बात समझ में आई बच्चों। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी आप रेक्टल टेम्परेचर लेते हो, उसके अंदर -1 डिग्री फ़ारेनहाइट करना होता है, जो भी रीडिंग आती है। और जब एक्जिला टेम्परेचर लेते हो तो आपको +1 करना होता है, जो भी रीडिंग आती है। करना होता है या नहीं होता, कि सर बिल्कुल करना होता है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या आता है कि ओरल टेम्परेचर इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन विच कंडीशन, कि ओरल टेम्परेचर कौन सी कंडीशन के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो सकता है, बताएंगे मेरे को फटाफट से कमेंट करके, कि ओरल टेम्परेचर जो है वो कौन सी कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। जल्दी से जल्दी मेरे को कमेंट करके बताएंगे।
कि ओरल टेम्परेचर, आपको ओरल टेम्परेचर लेना है। सपोज दैट आप एक वार्ड के अंदर काम कर रहे हो, एक आईसीयू के अंदर काम कर रहे हो, आपको ओरल टेम्परेचर लेना है। जब भी आप ओरल टेम्परेचर लेने जाते हो पेशेंट का, तो कौन सी कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि पेशेंट को डायरिया नहीं होना चाहिए, कि डायरिया के अंदर आप क्या नहीं ले सकते, ओरल टेम्परेचर नहीं ले सकते पेशेंट का, या फिर उस पेशेंट को एंजाइटी हो रखी है, या फिर पेशेंट को क्या हो रखा है, पेन हो रखा है, या फिर पेशेंट को वॉमिटिंग हो रखी है। बताएंगे फटाफट से कौन सी कंडीशन के अंदर जो टेम्परेचर है वो नहीं ले सकते। सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर पेशेंट को डायरिया, डायरिया का मतलब अगर पेशेंट को जुलाब हो रखे हैं, दस्त हो रखे हैं, तो उस केस के अंदर तो क्या बनता है, उस केस के अंदर क्या हम टेम्परेचर नहीं ले सकते भैया? दस्त अगर हो रखी हैं तो दस्त मुंह से थोड़ी करेगा। दस्त अगर हो रखे हैं तो दस्त, डायरिया अगर हो रखा है तो मुंह से तो करेगा नहीं, वो तो रेक्टम से ही करेगा। तो यहाँ पे तो हम बिल्कुल ले सकते हैं, यहाँ हम कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं हो सकते। अगर मैं आपसे दूसरे केस की बात करता हूँ कि एंजाइटी के अंदर, तो एंजाइटी के अंदर भी हम ले सकते हैं। एंजाइटी के अंदर भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, उसको डर लग रहा है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, टेम्परेचर तो हम ले रहे हैं। अगर दूसरी बात करता हूँ तो पेन भी कोई यहाँ पे कोई बड़ा इफ़ेक्ट नहीं करेगा। कोई पेन वीक की भैया टेम्परेचर बिल्कुल ही कम आ जाएगा या ज़्यादा आ जाएगा पेन के अंदर भी, तो ऐसा भी नहीं होता है। अगर पेशेंट को वॉमिटिंग हो रखी है, अगर पेशेंट को क्या हो रही है, बार-बार उल्टी करने का मन हो रहा है, बार-बार पेशेंट को उल्टी करने का मन हो रहा है और आप उसके मुँह के अंदर थर्मामीटर क्या करते हो, अगर किसी पेशेंट को बार-बार उल्टी करने का मन कर रहा है और बार-बार आप क्या कर रहे हो, थर्मामीटर इंसर्ट कर रहे हो, तो आपका थर्मामीटर क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, नहीं हो सकता? कि सर बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जब वॉमिटिंग करेगा पेशेंट तो आप कैसे उसका क्या कर सकते हो, टेम्परेचर ले सकते हो? कि सर बिल्कुल नहीं ले सकते, उल्टियों में खराब हो जाएगा आपका टेम्परेचर, और आपका जो टेम्परेचर है, आपका जो थर्मामीटर है, वो सही रीडिंग भी नहीं कर पाएगा। मतलब कि अल्टर्ड रीडिंग आपको देखने को मिलेगी, आपको गलत रीडिंग आपको देखने को मिलेगी। आ गई बात समझ में? कि आप वॉमिटिंग के केस के अंदर क्या नहीं कर सकते हो यहाँ पे, कि डी इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब क्या है कि वॉमिटिंग के केस के अंदर आपको क्या नहीं कर सकते हो, यहाँ पे क्या नहीं कर सकते हो, ओरल टेम्परेचर नहीं ले सकते हो। बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि अगर एक क्वेश्चन सिनेरियो बेस बनता है कि इफ यू आर, कि मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ कि एक पेशेंट है, आप एक वार्ड के अंदर काम कर रहे हो और एक पेशेंट ने अभी-अभी एक गन्ने का जूस पिया है ठंडा वाला। मौसमी का जूस या गन्ने का जूस उसने पी लिया है, ठंडा, एकदम ठंडा था, चिल्ड उसने पी लिया है और उसका आप टेम्परेचर लेते हो, उसका आप टेम्परेचर लेते हो, तो क्या आपको सही रीडिंग देखने को मिलेगी? क्या आपको टेम्परेचर की सही रीडिंग देखने को मिलेगी? कि सर बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी, कि सही रीडिंग तो उसकी बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी। क्यों नहीं देखने को मिलेगी? कि भैया क्यों नहीं देखने को मिलेगी? इसलिए नहीं देखने को मिलेगी कि अगर पेशेंट ने ठंडा खाया तो ठंडा टेम्परेचर, इसका मतलब कि पेशेंट कहाँ जाएगा? हाइपोथर्मिया के अंदर चला जाएगा। हाइपो हाइपो उसका मतलब कि वो जो टेम्परेचर आएगा वो कितना आएगा? बिलो 95 देखने को मिलेगा। मतलब कि नॉर्मल से कम आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब कि पेशेंट हाइपोथर्मिया में है। आप ये समझोगे या नहीं समझोगे? तो आपको कम से कम कितना वेट करना चाहिए, अगर पेशेंट ने किसी गरम खाया है या ठंडा खाया है, अगर किसी पेशेंट ने चाय पी है, हॉट कॉफ़ी पी है, कोल्ड कॉफ़ी पी है, वगैरह कुछ खाया है, तो आपको कम से कम 15 मिनट तक क्या करना है? वेट करना है। कम से कम मोर देन 15 मिनट वेट करना होता है। ध्यान रखना इस चीज़ का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एक एग्जाम के अंदर कि कितना वेट करते हैं, तो आपको बताना है कितना वेट करते हैं। 15 मिनट तक हम इसके अंदर क्या करते हैं? वेट करते हैं पेशेंट का, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? टेम्परेचर लेते हैं। आगे बात समझ में, क्या आपको ये बात समझ में आई? चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विच पोजिशन इज यूज टेक रेक्टल टेम्परेचर। आपको अगर रेक्टल टेम्परेचर लेना है तो कौन सी पोजीशन के अंदर आप पेशेंट को रखोगे? कौन सी पोजीशन के अंदर हम रेक्टल टेम्परेचर ले सकते हैं? सबसे पहली बात कर रहा है कि फाउलर्स पोजीशन के अंदर ले सकते हैं, सेमी फाउलर्स पोजीशन के अंदर ले सकते हैं, या सुपाइन पोजीशन के अंदर ले सकते हैं, टेंडल वेयर की लेफ्ट सिम्स पोजीशन के अंदर ले सकते हैं। चारों क्या आंसर करते हैं, बताएंगे फटाफट से कि कौन सा इंपॉर्टेंट होने वाला है, कौन सा सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन सिंपल सा है,
क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना सा पूछा गया है कि विच पोजीशन यूज, कौन सी पोजीशन आप यूज करते हो किसके अंदर, किसके अंदर रेक्टल टेम्परेचर लेते वक्त। देखो सिंपल सी बात है कि फाउलर पोजीशन का मतलब क्या होता है कि पेशेंट क्या कर रहा है, पेशेंट ऐसे लेटा हुआ है, पेशेंट कैसा हुआ है, ऐसे लेटा हुआ है। फाउलर पोजीशन, फाउलर पोजीशन कितने एंगल पे होती है भैया, फर्स्ट की सर फाउलर पोजीशन होती है 60 डिग्री के एंगल पे देखी जाती है। अगर मैं आपसे सेमी फाउलर की बात करूं, सेमी फाउलर पोजीशन होती है, हाई फाउलर पोजीशन होती है। देखो मैं आपको बताता हूँ कि एक तो होती है हाई फाउलर पोजीशन, ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर। हाई फाउलर होती है। नंबर दूसरी की बात करूं, फाउलर्स पोजीशन होती है, कौन सी होती है, फाउलर पोजीशन होती है। नंबर तीसरी होती है सेमी फाउलर पोजीशन। ठीक है, तीन चीजें होती हैं। तीन चीजें कैसी कैसी देखने को मिलती हैं। अगर मैं आपसे हाई फॉलोअर्स की बात करता हूं तो ये होती है 90 डिग्री के एंगल पे होती है। कितने डिग्री पे होती है बच्चों, 90 डिग्री के एंगल पे देखी जाती है। अगर मैं फाउलर पोजीशन की बात करता हूं तो 60 डिग्री के एंगल पे देखी जाती है। सेमी फाउलर की बात करता हूं तो 30 से 45 डिग्री के एंगल पे देखी जाती है। कितनी देखी जाती है, सेमी फाउलर 30 से 45 डिग्री पे, फाउलर 60 डिग्री पे, हाई फाउलर किसके अंदर, किसके अंदर 90 डिग्री के एंगल पे देखी जाती है। अब जो हाउ फाउलर का पोजीशन का यूज किया जाता है या फाउलर पोजीशन का यूज करते हैं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि एनजी ट्यूब इंसर्शन, एनजी ट्यूब को आपको इंसर्ट करना है किसी पेशेंट के अंदर या एनजी ट्यूब को रिमूव करना है, तो कौन सी पोजीशन का यूज किया जाता है, कि भैया आपको बताना है हाई फाउलर पोजीशन का यूज किया जाता है। अगर पहला आंसर ये है तो ठीक है, नहीं अगर ये हाई फाउलर नहीं दिया गया है तो फाउलर पोजीशन का यूज किया जाता है। आगे बात समझ में कि आपको एनजी ट्यूब के बारे में अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको इसका याद बिल्कुल जरूर रखना है। बहुत बढ़िया। सुपाइन पोजीशन का मतलब क्या होता है कि एकदम बॉडी क्या हो गई है, फ्लैट लेटी हुई है। क्या हो गई है बच्चों, कि फ्लैट बंदा लेटा हुआ है एकदम सुपाइन पोजीशन के अंदर। सुपाइन पोजीशन के अंदर आप नहीं ले सकते हो, सुपाइन पोजीशन के अंदर आप पेशेंट का टेम्परेचर नहीं ले सकते हो, रेक्टल टेम्परेचर। रेक्टल टेम्परेचर के लिए कौन सी पोजीशन जिम्मेदार होती है, क्या टेंडल वर्क। टेंडल वर्क का मतलब देखो दो कंडीशंस होती हैं, एक तो होती है ट्रेंड लेन वर्क, ट्रेंड लेन वर्क पोजीशन होती है, और एक होती है रिवर्स ट्रेंडल वर्क। दो कंडीशंस होती हैं, एक होती है ट्रेंडल वर्क पोजीशन, एक होती है रिवर्स ट्रेंडल वर्क पोजीशन। तो ट्रेंडल वर्क जो पोजीशन होती है ना बच्चों, वो कैसी होती है कि इसके अंदर तो क्या होता है कि पेशेंट का हेड तो ये होता है और पैर क्या होते हैं, ऐसे होते हैं। आगे बात समझ में। ट्रेंडल वर्क पोजीशन का मतलब क्या होता है कि हेड डाउन एंड पैर अप होते हैं। क्या हो जाते हैं कि हमारे जो पैर, जो हमारा लेग वाला हिस्सा होता है वो तो अप होता है, लेकिन जो हेड वाला हिस्सा होता है वो डाउन हो जाता है। आगे बात समझ में। इनको कहीं भी आप डायग्राम बना सकते हो। और जो रिवर्स का मतलब होता है जस्ट इसका अपोजिट होता है। रिवर्स का मतलब क्या होता है कि हेड अप होता है और टांगे नीचे होती हैं। ये भैया ये जो क्वेश्चंस हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ये क्वेश्चंस को आप कहीं ना कहीं डायग्राम अपनी कॉपी कहीं भी अपने ऊपर साइड लाइन में कहीं भी बना सकते हो। रिवर्स टेंडल वर्क किसे कहते हैं और टेंडल वर्क किसे कहते हैं। आगे बात समझ में। अगर किसी पेशेंट का बीपी फॉल होता है, अगर किसी पेशेंट का बीपी फॉल होता है तो उसके अंदर कौन सी पोजीशन दी जाती है, तो आपको सिंपल सा आंसर देना है कि सर ट्रेंडलन वर्क पोजीशन दे दो उसको, क्योंकि उसके पैर जब हम ऊपर कर देते हैं, जब उसके हम पैर ऊपर कर देंगे तो सारा जो बैक फ्लो होगा वो कहाँ आ जाएगा, हमारे हार्ट की तरफ आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा। तो इसीलिए क्या कहते हैं, जब भी हम किसी बीपी फॉल होता है, किसी पेशेंट का शॉक में जाता है, किसी पेशेंट को बेहोशी आती है, तो हम क्या करते हैं उसके पैर को अप रखते हैं और हेड को डाउन रखते हैं। आगे बात समझ में। और जब भी किसी पेशेंट का इंक्रीज आईसीपी बढ़ा हुआ होता है, आईसीपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर, इंट्राक्रैनियल जो प्रेशर होता है वो जब बढ़ा हुआ होता है तो उसके अंदर कौन सी पोजीशन दी जाती है, तो उसके अंदर रिवर्स ट्रेंडल वर्क पोजीशन दी जाती है। मतलब कि हेड को अप रखना होता है, हेड अप रखना होता है किसके अंदर,
किसके अंदर? आईसीपीस के अंदर। जब भी आईसीपी इंक्रीज होता है ना किसी पेशेंट का, तो उसके अंदर रिवर्स टेंडुलर पोजीशन का यूज किया जाता है। आगे बात समझ में? तो इस पोजीशन के अंदर भी आप क्या करते हो, इस पोजीशन के अंदर भी आप टेम्परेचर नहीं ले सकते हो। तो बचा कौन सा? ये लेफ्ट सिम्स जो पोजीशन होती है बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। लेफ्ट सिम्स पोजीशन आप गूगल पे जाके सर्च करोगे, आपको समझ में आ जाएगी खुद ब खुद। तो लेफ्ट सिम्स पोजीशन जो होती है ना बच्चों, वो क्या होती है? बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बहुत सारी चीज़ों के लिए। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये मोस्ट कॉमन होती है किसके लिए? गिवन एनीमा, कि अगर किसी पेशेंट को एनीमा दिया जाता है तो कौन सी पोजीशन के अंदर देते हैं? तो आपको बताना है कि लेस सिम्स पोजीशन के अंदर दे सकते हैं। रेक्टम टेम्परेचर लेना है आपको, पीआर करना है। पीआर, पीआर का मतलब होता है पर रेक्टल एग्जामिनेशन, पर रेक्टल एग्जामिनेशन किस कौन सी पोजीशन में करते हैं? तो पर रेक्टल जो एग्जामिनेशन होता है, पर रेक्टल एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि किसी भी हेमोरॉइड्स को देखने के लिए, किसी भी पाइल्स को देखने के लिए, किसी भी हेमोरॉइड्स को देखने के लिए, किसी भी मस्से को देखने के लिए, किसी भी ब्लीडिंग को देखने के लिए, किसी ट्यूमर को देखने के लिए जो हम पीआर करते हैं। पीआर का मतलब होता है जो हमारी फिंगर्स होती हैं, हम उनको क्या करते हैं? रेक्टम के अंदर डालते हैं और वहां से देखते हैं, एग्जामिन करते हैं अपने फील करके कि वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कोई ब्लॉकेज प्रेजेंट है, कोई ट्यूमर प्रेजेंट है, कोई ब्लीडिंग है, क्या है। तो वो जो काम होता है वो हमारे डॉक्टर्स का होता है, वो डॉक्टर्स करते हैं जनरली। तो किस पोजीशन में करते हैं? लेफ्ट सिम्स पोजीशन के अंदर करते हैं। और लेफ्ट सिम्स पोजीशन जो होती है वो एनिमा के अंदर भी यूज कर सकते हैं, और किसके अंदर कर सकते हैं बच्चों? हमारे रेक्टम टेम्परेचर के लिए कर सकते हैं। देखो किसी भी रेक्टल की बात आए, किसी भी रेक्टल के बारे में बात आती है तो आपको लेफ्ट सिम्स पोजीशन पे ही जाना है। सिंपल सी बात है। आपको अगर रेक्टल को एग्जामिन करना है, रेक्टल से कुछ मेडिकेशन देनी है, रेक्टल से आपको एनीमा देना है, कुछ भी करना है आइदर, तो आपको लेफ्ट सिम्स पोजीशन पे जाना है। आगे बात समझ में? क्लियर कट बात है। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रेक्टल टेम्परेचर इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया है इस क्वेश्चन के बारे में, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि रेक्टल जो टेम्परेचर होता है, रेक्टल टेम्परेचर इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन विच केस? कौन से केस के अंदर रेक्टल टेम्परेचर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है? बताएंगे फटाफट से। कौन से केस के अंदर होता है? इन केस ऑफ वॉमिटिंग, इन केस ऑफ कार्डिक पेशेंट्स, इन केस ऑफ एंजाइटी, इन केस ऑफ हेडेक। देखो वॉमिटिंग के अंदर हम रेक्टल टेम्परेचर ले सकते हैं। वॉमिटिंग हम मुंह से करेंगे, मैंने आपको अभी बताया था कि इसके अंदर हम ले सकते हैं, इसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होता है, इसके अंदर हम ले सकते हैं। हेडिक का कोई यहाँ पे सीन नहीं है, यहाँ पे भी हम ले सकते हैं। पेशेंट को एंजाइटी हो रखी है तो भी हम ले सकते हैं। लेकिन अगर कार्डियक पेशेंट है भैया, अब सर यहाँ पे कार्डिक पेशेंट का क्या रोल है? कार्डिक, अगर दिल का दौरा है, दिल की कोई परेशानी है, किसी भी कार्डिक कोई प्रॉब्लम है, तो वहां पे क्या कनेक्शन है? हम तो रेक्टल से ले रहे हैं टेम्परेचर। कि सर आप बिल्कुल बात सही कह रहे हो कि यहाँ से हम रेक्टल से ले रहे हैं, लेकिन दिल का मरीज है, लेकिन क्यों ले रहे हैं, क्यों नहीं लेते हैं? यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेट क्यों माना गया है? बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों माना गया है? छोटी सी बात मेरी से आप ध्यान से समझेंगे। हमारे रेक्टम के अंदर कौन सी नर्व होती है? कि सर वेगस नर्व होती है। कौन सी नर्व होती है? वेगस नर्व होती है। कौन सी नर्व होती है? वेगस नर्व होती है। वेगस नर्व का कौन सा क्रेनियल नर्व होती है? ये हमारी 10th क्रेनियल नर्व होती है। कौन सी होती है बच्चों? 10th क्रेनियल नर्व होती है। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले हमने बात बताई कि रेक्टल के अंदर कौन सी नर्व होती है? रेक्टम के अंदर होती है कौन सी? वेगस नर्व होती है। वेगस नर्व कौन सी नंबर की होती है? 10th क्रेनियल नर्व होती है। कौन सी होती है? 10th क्रेनियल नर्व होती है। अगर मैं आपसे बात करूं कि वेगस नर्व क्या कॉज करती है, जब ये स्टिमुलेट होती है, स्टिमुलेट जब होती है तो ये क्या काम करती है? ये करती है ब्रेडिकार्डिया। ये क्या काम करवाती है हमसे? ये करवाती है ब्रेडिकार्डिया। ये क्या काम करवाती है? ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या होता है? कि लेस देन 60 बीट पर मिनट, हार्ट का धड़कना, कि एक बार कि आपको 60 से कम पल्स आपको देखने को मिलती है, उसका मतलब होता है ब्रेडिकार्डिया। आई बात समझ में? आपको पता है कि ब्रेडिकार्डिया टैकीकार्डिया क्या होता है, तो आपको समझना है कि सिंपल सी बात मैं आपसे करता हूं कि ये क्या करता है। जब भी आप रेक्टम के अंदर थर्मामीटर घुसाते हो, जब भी आप रेक्टम के अंदर थर्मामीटर क्या करते हो? इंसर्ट करते हो, तो उसके अंदर क्रेनियल नर्व क्या होती है? स्टिमुलेट होती है। अब जब कार्डियक मरीज है, ऑलरेडी उसका कार्डियक क्या है?
फेल होने की कगार पे है या फिर उसको कोई काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है हार्ट से रिलेटेड, तो हम कह सकते हैं कि उनके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हमें रखा जाता है। क्यों रखते हैं? सबसे पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप इंसर्ट करते हो, वेगस नर्व क्या होती है? स्टिमुलेट हो जाती है। स्टिमुलेट होने के कारण क्या होती है? वो ब्रेडिकार्डिया शो कर सकती है। तो आपको पता नहीं लगेगा कि ये मेरी वजह से हुआ है या किसकी वजह से हुआ है, या पेशेंट की खुद की प्रॉब्लम्स की वजह से हुआ है, या फिर हमें क्या कर रहा है, हमने क्या किया, इसको इंट्रोड्यूस किया है, या फिर हमने इसको क्या किया है, उत्पन्न किया है। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे कार्डियक पेशेंट जो होते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं रेक्टल टेम्परेचर के लिए। और रेक्टल टेम्परेचर हम डायरिया के केस में भी नहीं ले सकते हैं। डायरिया हो रखा है, रेक्टल ब्लीड है, रेक्टल ब्लीडिंग के अंदर भी हम क्या नहीं कर सकते हैं, उसका यूज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आगे बात समझ में? सिंपल सा आंसर है, सिंपल सी यहाँ पे कहानी है। आपको बात समझ में आ गई होगी कि हम कहाँ-कहाँ नहीं करते हैं रेक्टल टेम्परेचर का, कि भाई रेक्टल से ब्लीडिंग हो रखी है, रेक्टल में कोई सर्जरी हुई है, वहाँ पे कोई पाइल्स हैं, यहाँ पे कोई हेमोरॉइड्स हैं, वहाँ पे कोई ट्यूमर प्रेजेंट है, या फिर वहाँ पे कोई कार्डियक मरीज है, या फिर कोई डायरिया की कंडीशन है, बहुत सारी कंडीशंस हैं। तो हम वहाँ से सारे की सारी चीज़ें क्या होती हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं। मैंने डिटेल में, पूरा डिटेल में लेक्चर दे रखा है ऑलरेडी, पूरी क्लास आप जाके देख सकते हो वहाँ से। आगे बात समझ में? चलिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, देखेंगे कि मोस्ट कॉमन, कि भैया मोस्ट कॉमन क्या कहता है, देखेंगे कि मोस्ट कॉमन यूज थर्मामीटर कौन सा होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है भैया, कि मोस्ट कॉमन यूज थर्मामीटर कौन सा होता है। थर्मामीटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि थर्मामीटर ऐसा कौन सा होता है जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है। क्या ग्लास थर्मामीटर यूज करते हैं? देखो, ग्लास थर्मामीटर हम बहुत पहले यूज करते थे, तो आजकल तो हम बिल्कुल यूज नहीं करते हैं। आपने किसी भी बोर्ड के अंदर, आप किसी भी हॉस्पिटल के अंदर करते हो काम, तो आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा यूज करने वाला टेम्परेचर आपने थर्मामीटर कौन सा होता है, डिजिटल थर्मामीटर होता है। कौन सा होता है? डिजिटल थर्मामीटर होता है। सिंपल सी बात, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। मैं जिस आईसीयू के अंदर काम करता हूँ, वो ट्रॉमा सेंटर का, एम्स ट्रॉमा सेंटर का, एम्स दिल्ली का ट्रॉमा सेंटर है। वहाँ पे उसका आईसीयू है, वहाँ पे 12 बेड है। वहाँ पे कितने बेड हैं बच्चों? 12 बेड हैं। और 12 के 12 बेड क्या काम करते हैं? डिजिटल थर्मामीटर से हम क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। डिजिटल थर्मामीटर आप सभी ने देखा होगा अपने रूटीन लाइफ के अंदर। आप इंटरनेट पे सर्च करोगे, वहाँ पे इमेज आपको देखने को मिल जाएगी, तो वहां से भी आप देख सकते हो कैसा दिखाई देता है। अगर मैं आपसे बात करूं टेम्परेचर प्रोब क्या होता है, टेम्परेचर प्रोब क्या होता है भैया, जैसे हम ईसीजी लगाते हैं पेशेंट के अंदर, जैसे हम इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, कि यहाँ पे एक प्रोब देखने को मिलता है, यहाँ पे और एक प्रोब देखने को मिलता है, और जो कंटिन्यू रीडिंग शो करता है, और इसको क्या किया जाता है, मॉनिटर के अंदर कनेक्ट किया जाता है। मॉनिटर के अंदर कनेक्ट कर देते हैं, और क्या कम करवाता है ये, कॉन्टिन्यू रीडिंग करवाता है। कंटिन्यू रीडिंग करवाता है कि अब टेम्परेचर क्या चल रहा है पेशेंट का, अब टेम्परेचर क्या है, अब टेम्परेचर क्या है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिमजिल्ली के अंदर ही प्रेजेंट हैं। वो भी आपको देखने को मिल जाती हैं। जो मल्टी स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल्स होते हैं, उनके अंदर टेम्परेचर प्रोब का यूज़ किया जाता है। आगे बात समझ में? तो टेम्परेचर जो प्रोब होता है वो मोस्ट कॉमनली यूज़ नहीं होता है, लेकिन डिजिटल थर्मामीटर हमारे घरों के अंदर भी, हमारे वार्ड्स के अंदर, हमारे आईसीयूज़ के अंदर, ओटी के अंदर, सबके अंदर डिजिटल थर्मामीटर होता है। होता है, नहीं होता? बहुत बढ़िया। तो दूसरी बात करते हैं ओरल या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर। ये कौन सा थर्मामीटर होता है भैया? ओरल, ओरल बोल सकते हैं, ओरल या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर होता है। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से हम क्या करते हैं, हमारे कान के अंदर इसको इंसर्ट किया जाता है। हमारे कान के अंदर क्या होती है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है। कान का पर्दा उसे बोला जाता है। कान का पर्दा भैया बोला जाता है, नहीं बोला जाता? तो उसी को, उसके टेम्परेचर को ज्ञात करने के लिए क्या होता है, एक ऐसे नुमा संरचना होती है। देखो, मैं आपको बना देता हूँ। एक ऐसा टेम्परेचर होता है, वहां पे मार्किंग होती है, और क्या होता है, अब ये जो प्रोब है ना भैया, ये जो प्रोब है, ये क्या होता है, ये इंसर्ट किया जाता है कान के अंदर। कान के अंदर इसको इंसर्ट किया जाता है, हमारे कान के अंदर, और क्या किया जाता है, यहाँ से टेम्परेचर लिया जाता है। तो मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? डिजिटल थर्मामीटर यूज होता है। बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, अगर मैं बच्चों आपसे बात करूँ यहाँ पे,
18वें क्वेश्चन की तरफ कि मोस्ट कॉमन थर्मामीटर यूज इन द इन्फेक्शियस पेशेंट या कोविड पेशेंट। अरे भैया ये कैसा क्वेश्चन आ गया कि भैया ये कैसा क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन थर्मामीटर ऐसा कौन सा है जो कोविड पेशेंट के अंदर, कि भैया हमने देखा ही नहीं कोरोना के अंदर कौन सा पेशेंट होता है, कौन सा थर्मामीटर हम यूज करते हैं। आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा है बच्चों, आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा है, आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा है एयरपोर्ट के अंदर, रेलवे फाटक के अंदर, आपने बसेस के अंदर, अपने हॉस्पिटल्स के अंदर, अपने अपने वार्ड्स के अंदर आपने देखा होगा, जब भी ओपीडीज़ के अंदर आपने देखा होगा, टीवी के अंदर, मोबाइल के अंदर आपने सभी ने देखा होगा। जब भी पेशेंट आता है तो उसके माथे पे एक एक क्या लगाया जाता है, एक स्कैनर लगाया जाता है, स्कैन किया जाता है, उसी को बोलते हैं टेम्परेचर, उसी को बोलते हैं थर्मामीटर, उसी को बोलते हैं थर्मामीटर। कोई भी इन्फेक्शियस पेशेंट है जो बिना टच किए क्या करता है, रीडिंग ला देता है। बिना टच किए मतलब कि उसको दूर रखा जाता है, टच नहीं करते हैं पेशेंट के, उसको उसको पेशेंट के टंच नहीं किया जा कहीं नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो इन्फेक्शियस पेशेंट है, वो कोविड पेशेंट है, वो किसी भी इन्फेक्शन का शिकार है, उसके अंदर हम टच करेंगे और किसी दूसरे के अंदर टच करते हैं, तो उसके अंदर भी ट्रांसफ़र होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए यहाँ पे किसने, हमारे वैज्ञानिकों ने क्या बनाया? एक इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस क्या बनाया? एक नॉन टचेबल आपने क्या बना दिया? इन्होंने क्या बना दिया? एक थर्मामीटर बना दिया। उसका नाम पूछा गया है। कौन-सा नाम होता है? क्या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर होता है? नहीं होता है सर। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर अभी मैंने आपको बताया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से ही हम उसको क्या कर सकते हैं? थर्मामीटर ले सकते हैं या टेम्परेचर ले सकते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताया, डिजिटल थर्मामीटर तो टच होता है। ये भी नहीं हो सकता। इंफ्रारेड और टेम्परेचर प्रोब, आपने सर टेम्परेचर प्रोब के बारे में अभी बता दिया, ये भी नहीं हो सकता। अब बचा कौन सा? इंफ्रारेड थर्मामीटर। कि जो इंफ्रारेड थर्मामीटर होता है वो क्या काम करता है? ये यूज किया जाता है इन्फेक्शियस पेशेंट के अंदर। इन्फेक्शियस पेशेंट या कोविड पेशेंट की हम बात कर सकते हैं, इनके अंदर क्या यूज किया जाता है? इंफ्रारेड थर्मामीटर की यूज किया जाता है। सबसे फास्ट एक्टिंग होता है, फास्ट एक्टिंग थर्मामीटर। कितने सेकंड्स के अंदर? 0.5 सेकंड के अंदर क्या किया जाता है? इससे रीडिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? हम रीडिंग मेजरमेंट कर सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं। 0.5 सेकंड के अंदर हम क्या कर सकते हैं? इससे रीडिंग ले सकते हैं। ले सकते हैं ना? बिल्कुल। कि भैया क्या होता है मोस्ट फास्ट, कौन सा होता है फास्ट एक्टिंग थर्मामीटर? आपसे पूछा जा सकता है कि फास्ट एक्टिंग थर्मामीटर कौन सा होता है, तो इंफ्रारेड थर्मामीटर का नाम बताना है। फास्ट एक्टिंग अगर हम बात करें नॉन इन्फेक्शन या कोविड पेशेंट के अंदर पूछा जाने वाला, क्या ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कोविड पेशेंट के अंदर कौन सा थर्मामीटर का यूज किया गया था, तो आपको बताना है इंफ्रारेड थर्मामीटर का यूज किया गया था। इसका डायग्राम भी आपको आ सकता है, आपको भली भांति इसके इमेज बेस्ड क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? पीलो इरेक्शंस आर सीन इन विच स्टेज ऑफ फीवर? पीलो इरेक्शन का मतलब क्या होता है और स्टेज ऑफ फीवर की, कौन सी फीवर की स्टेज के अंदर आते हैं, बताएंगे? सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूँ कि जो पीलो इरेक्शंस होते हैं, पीलो इरेक्शन का मतलब होता है गूज बम्प्स। गूज बम्प्स का मतलब क्या है? कि रोंगटे खड़े हो जाना, जब आपके सामने अचानक से शेर आ जाता है या आपको जब ठंड लगती है, तो आपके ये जो बाल होते हैं, ये जो रोंगटे होते हैं, ये खड़े हो जाते हैं ना। ठंड के दिनों में, अक्सर ठंड के दिनों में क्या हो जाते हैं, हमारे बाल खड़े हो जाते हैं हाथ पैरों के। जब कपकपी लगती है तो उसके अंदर आपके बाल खड़े हो जाते हैं, उसके अंदर आपको देखने को मिलता है, उसको कहते हैं हम पीलो इरेक्शंस। हम उसको क्या कहते हैं बच्चों? पीलो इरेक्शंस कहते हैं। ये कौन सी फीवर की स्टेज के अंदर देखने को मिलते हैं? देखेंगे 3 स्टेज होती है हमारे फीवर की। सबसे पहला होता है इन्वेजन। कौन सा होता है? सबसे पहली होती है इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब आता है कि फीवर आता है बंदे को, किसी भी बंदे को फीवर का आना, उसको क्या होना? पिलोरेक्शंस होना, पीलो उसको क्या लगना? बहुत तेज ठंड लगना, उसको बहुत तेज बुखार आना। दूसरी कंडीशन होती है फास्टिजियम। जब उसको बहुत तेज बुखार आता है तो उसको क्या होती है? स्वेटिंग होती है। उसको क्या होती है? स्वेटिंग आपको देखने को मिलती है। अब दूसरी कंडीशन हम बात करते हैं, नंबर तीसरी कंडीशन होती है डिक्लाइन फेज। कौन सी होती है? डिक्लाइन फेज या स्टेज हम बोल सकते हैं। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं किसकी? फीवर की।
इन्वेजन होता है, फास्टिजियम होती है, डिक्लाइन होती है। और फास्टिजियम को ही कॉन्टेक्ट कांस्टेंट फेज बोला जाता है, फास्टिजियम को ही कांस्टेंट फेज बोला जाता है, या स्टेडियम फेज भी इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्टेडियम फेज भी इसको बोलते हैं, स्टेशनरी फेज भी इसको बोलते हैं। स्टेशनरी फेज, चाहे स्टेशनरी फेज बोल लो, चाहे फास्टिजियम फेज बोल लो, चाहे क्या बोल लो, डिक्लाइन सॉरी कांस्टेंट फेज बोल लो, चारों नाम, तीनों नाम, चारों नाम इसी के समान है। अगर मैं आपसे बात करूं कि पिलो इरेक्शंस किस फेज के अंदर देखने को मिलते हैं, तो रॉन्ग टेक किस फेज के अंदर खड़े होते हैं? कि इन्वेजन के अंदर खड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों? इन्वेजन फेज के अंदर रॉन्ग टेक खड़े हो जाते हैं आदमी के। अगली बात सुनिए, बहुत तेज ठंड लगती है बंदे को। जब भी बुखार आता है तो आपको पता है कि एकदम बहुत तेज ठंड लगती है, फिर उसके बाद उसको क्या आता है? पसीना आता है, गर्मी लगने लगती है, फिर उसके बाद बुखार उतर जाता है। उतरता है या नहीं उतरता? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉर्मल पल्स रेट क्या होती है किसी भी पेशेंट की? अगर मैं आपसे बात करता हूं कि 60 से 100 बीट पर मिनट होती है, 60 से 100 बीट पर मिनट होती है, 72 से 80 होती है, 70 से 80 होती है, या फिर 70 से 90 बीट पर मिनट होती है। ये तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला सवाल दे दिया सर आपने, कि नॉर्मल पल्स रेट हम बताएं तो क्या बताएं, कि हम नॉर्मल पल्स रेट बताएं तो क्या बताएं। सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि ताजमहल कहाँ प्रेजेंट है, ताजमहल कहाँ है, कहाँ प्रेजेंट है, बताएंगे फटाफट से। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ इन इंडिया, ठीक है। दूसरा मैं देता हूँ आगरा, ठीक है। तीसरा मैं देता हूँ जापान, और चौथा ऑल, ठीक है। आप बताएंगे कौन सा आप आंसर चूज करोगे? आगरा करोगे या इंडिया करोगे? आगरा करोगे या इंडिया करोगे? कि ताजमहल तो सर आगरा में ही है, सर तो हम आगरा ही करेंगे। क्या करेंगे? आगरा ही करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे भी आपको आंसर एग्जैक्ट ही चूज करना है। जैसे आपने एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे बताया है कि आगरा के अंदर ही ताजमहल है, लेकिन आपको क्या बताना है? एग्जैक्ट ही बताया है कि आगरा कहाँ है सर? इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। तो लेकिन आपको क्या बताना है? एग्जैक्ट आंसर बताना है। आपको 60 से 100 बीट पर मिनट पे कतई नहीं जाना है। आपको 60 से 100 बीट पर मिनट पे आपको बिल्कुल नहीं जाना है, ये बात ध्यान रखना। जो एग्जैक्ट होता है वो होती है 72 से 80 बीट पर मिनट। एग्जैक्ट आंसर जब तक दे रखा है ना, तब तक आपको क्या करना है? एग्जैक्ट ही बताना है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल बेसिक फॉर्मूला है यहाँ पे। मैं भी आप ही की तरह पढ़ के यहाँ पे आया हूँ, आप ही की तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरी तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। एग्जैक्ट चीज आप है, आपको एग्जाम के अंदर दे रखी है, ऑप्शन के अंदर दे रखी है, तो आपको एग्जाम के अंदर एग्जैक्ट चीज पे ही जाना है। एम्सली यही तो बात करता है कि आपको एग्जैक्ट क्या मालूम है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस बन जाते हैं। ऑप्शंस मैंने आपके लिए बनाए भी हैं, और प्रायोरिटी पे वो ऑप्शन रखा भी है कि 60 से 100 बीट पर मिनट आप करके निकल जाओ, ठीक है। तो यहीं आपका क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो आपको क्या करना है? सारे ऑप्शंस को केयरफुली रीड करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने का भी तरीका होता है, वो मैं कभी आपको फुर्सत से मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया कि 70 से 80 नहीं होती, 72 से 80 बीट पर मिनट होती है। 70 से 80 बीट पर मिनट क्या होती है? यहाँ पे हमारी नॉर्मल पल्स रेट होती है या नहीं होती है? ये सभी को पता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो आपको फर्स्ट आंसर क्या देना है? हमारा 72 से 80 बीट पर मिनट देना है। अगर इसका दूसरा आंसर आपसे पूछता है तो दूसरा आंसर आपको देना है 70 से 80 बीट पर मिनट देना है। 70 से 80 बीट पर मिनट देना है। और थर्ड प्रायोरिटी पे कौन सा रखना है आपको? कौन सा रखना है? हमारा 60 से 100 बीट पर मिनट रखना है। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये 100 बीट्स पर मिनट से ज्यादा हो जाती हैं, तो इसको हमने क्या बोला? इसको हमने बोला ट्रैकीकार्डिया। क्या बोला बच्चों? ट्रैकी कार्डिया इसको बोल दिया। अगर ये मानो कि 60 बीट पर मिनट से कम हो गई, तो इसको हमने बोल दिया ब्रेडी कार्डिया। क्या बोल दिया? ब्रेडी कार्डिया। यहाँ तक की बात आपको क्लियर कट समझ में आई या नहीं आई बच्चों? यहाँ तक की बातों में किसी को कोई डाउट है? आपको किसी चेंजेस की जरूरत है यहाँ पे? कोई भी क्वेश्चन के अंदर, किसी भी पढ़ाने के तरीके के अंदर अगर किसी भी चेंजेस की जरूरत है तो प्लीज कमेंट करके मेरे को जरूर बताएंगे, ताकि मैं अपने आप में और अपने आप को बेहतर बना सकूं आपके लिए सिर्फ। तो थैंक यू सो मच।
पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।